ईश्वर कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में मैं नरेश जहांगीर आप सभी ऑनलाइन बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बेटा अपन ने कल जो पढ़ा था, कल की वीडियो में अपन ने जो पढ़ा, कल अपन ने 10 का चैप्टर अपना कंप्लीट किया। आप सभी बच्चे रेगुलर उसी चैप्टर को आप पढ़ेंगे, उनकी दिक्कतों पर काम करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस करवाए गए हैं जिसमें आपके 2 टेस्ट ले लिए गए हैं। 20 मार्क्स का पहले, 10 मार्क्स का कर लिया था। आई होप आप बहुत अच्छे से काम करेंगे जिससे 10 का चैप्टर मीन 4 मार्क्स का जो वर्क है वो आपका कंप्लीट हो जाए। आपके 4 मार्क्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद पिछले वीडियो के अंदर, पिछले ऑनलाइन क्लास में अपन ने जो होमवर्क के क्वेश्चन लिए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण दीजिए। सबसे पहला था फिनॉल, तो कैसे करेंगे बेटा, यह है क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन ड्रेस्टिक कंडीशन में पढ़ाया गया आपको। टेम्परेचर और प्रेशर की ड्रेस्टिक कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और OH न्यूक्लियोफाइल पर अटैच करेगा, इससे क्या बनेगा, फिनॉल। और क्या निकल जाएगा बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप है जो ड्रेस्टिक कंडीशन में हैलोएरिन दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट था बेटा, टोलुइन कैसे प्राप्त करोगे, तो आपको ध्यान है वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन वह हेलो एल्केन, उदाहरण मेथिल क्लोराइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर में रिएक्शन करवाते हैं, तो इस तरह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लीवेज होगा और 2 NaCl के अणु रिमूव जाएंगे और इससे बनेगा टोलुइन, ये आपका मेथिल बेंजीन। थर्ड था क्लोरोबेंजीन से आप डाईफेनिल कैसे प्राप्त करोगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको नेम रिएक्शन को मैंने अलग वे में क्वेश्चन बना दिए कि क्लोरोबेंजीन से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड कैसे बनाओगे, प्राप्त करोगे, समीकरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन मिलता जुलता, सेम या इसी से मिलता जुलता जो है बोर्ड के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन करवाने का मीन ये हुआ कि उस सेम क्वेश्चन जिसके चांस बहुत ही कम होते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स में, उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी आपको तैयार करना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। अपन क्लोरोबेंजीन से डाईफेनिल या बाईफेनिल कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेटा अपन ने फिटिंग अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर में, तो सिमिलरली 2 NaCl के मॉलिक्यूल रिमूव जाएंगे और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाता है डाईफेनिल, जिसमें 2 बेंजीन रिंग एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच रहते हैं, जिसके बारे में आपको पीछे की वीडियोज में पढ़ा दिया गया। आई होप आपका ये आंसर बिल्कुल राइट होगा। आप ऑनेस्ट रहें, आपको मैंने कई बार बता दिया है, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्तमान के साक्षी बनो और भविष्य के प्रति समर्पित रहो। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आएगा यदि आप इन बातों का स्पेशली ध्यान रखते हैं। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। आई होप यदि आपने काम किया, रफ वर्क कॉपी पेन से आपने घर पे पढ़ाई की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी वे से पढ़ते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन 101% राइट है। और जो बच्चा रेगुलर वीडियोज को नहीं देखता है, कॉपी पेन से रफ वर्क नहीं करता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आने वाली है। तो आप इस बात को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, निम्न यौगिकों को प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला था
सॉल्यूशन लेते हैं एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तो आपको पढ़ाया गया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में एथेनॉल या एसीटोन की NaOH व आयोडीन के साथ क्रिया करवाते हैं। तो मैं फाइनली जो रिएक्शन थी कंप्लीट, उस रिएक्शन को नोट कर रहा हूँ कि अपन किस तरह से एसीटोन को क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्षार आयोडीन के साथ क्लोरोफॉर्म को जब ट्रीट करते हैं तो पीले रंग का अवक्षय बनता है आपका आइडोफॉर्म का, सॉरी क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म अपने को प्राप्त होगा। साथ में यहाँ सोडियम एसीटेट बन जाएगा और साथ में सोडियम आयोडाइड और जल के अणु यहाँ से रिमूव जाएंगे। क्लियर है बेटा, बैलेंस इसको कर लेंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है। आपको क्लास में 11th क्लास में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि किसी भी इक्वेशन को, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, आप इक्वेशन को बैलेंस करने की आपको मेथड बताया हुआ है। उस मेथड से आप बहुत ही इजी वे में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एसीटोन, क्षार और आप यहाँ क्लोरीन लेंगे, सॉरी मैंने आइडोफॉर्म बना दिया था ना, सॉरी बेटा, यहाँ क्या लेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब अपने को क्लोरोफॉर्म है वो प्राप्त होगा। आई होप आपका आंसर राइट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से आप सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। आपको फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब सैलिसिलिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो CCl4 की फिनोल व एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन होगी और इससे अपने को सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है और डायरेक्ट इस तरह से भी है कि आप CCl4 से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। ये आपके पीछे की वीडियो में बताया था आपको, 11 के चैप्टर और 17 के चैप्टर में भी ये रिएक्शन आपके काम आएगी। फिनोल, CCl4 और KOH के मिश्रण को अपन ट्रीट करें तो कार्बोक्सिलीकरण होगा। क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलीकरण। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिनोल में बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन COOH समूह द्वारा हो जाएगा, अतः इसे राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ निकल जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड और 2 जल के अणु इसमें से निकल जाएंगे। ये बन गया आपका सैलिसिलिक अम्ल। CCl4 को अपने सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। रिएक्शन का टाइप भी पता होना चाहिए, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये राइमर-टीमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। इसी तरह से पीछे क्वेश्चन में भी आपको इनको बताया गया। आपको बिल्कुल देखते ही तुरंत याद होना चाहिए कि ये रिएजेंट है, उस रिएक्शन में अप्लाई होते हैं और ये प्रोडक्ट वो बनता है। अगला है कि आप एथिल क्लोराइड से आयोडो एथेन कैसे बनाएंगे या एथिल आयोडाइड कैसे बनाएंगे। तो आपको पढ़ा है फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। तो देखिए बेटा, जिसमें हैलोजन विनिमय होता है, ये एथिल क्लोराइड है जिसकी एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के विलयन के साथ क्रिया करवाते हैं। एसीटोन में बने सोडियम आयोडाइड के विलयन के साथ क्रिया करवाते हैं तो हैलोजन विनिमय होगा। आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, एथिल आयोडाइड। और क्या निकल जाएगा, NaCl, जिसका क्या बन जाएगा, PPT बन जाएगा। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया अर्थात हैलोजन विनिमय के द्वारा एथिल क्लोराइड को अपन ने एथिल आयोडाइड में बदल दिया। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी राइट होगा। अगला होमवर्क का जो क्वेश्चन था वेरी सिंपल था, नेम रिएक्शन के इक्वेशन नोट करने थे जो आपको पढ़ा रखे हैं। कार्बिलमिन अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अभी अपन ने की हुई है, और उल्मान अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया, वो सीधा सा उनकी इक्वेशन वगैरह आप इजी वे में राइट कर सकते हैं। तो बेटा आप रेगुलर इजी पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग नहीं हो सकते, और केवल आपको बुक में जो पॉइंट दिए गए पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, बल्कि उन पर काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवाई हुई है। अब बात आती है आपको जो एक क्वेश्चन और था आपका XYZ आइडेंटिफाई करने वाला, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। उस क्वेश्चन में अक्ष आपको उस क्वेश्चन में दे रखा था कि XY में कन्वर्ट होता है सोडियम नाइट्राइट और HCl मिश्रण के द्वारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो वो कौन सी अभिक्रिया है, डाई एजोटीकरण, जिसमें कौन भाग लेता है, एनिलिन। तो अक्ष तो क्या हो जाएगा, एनिलिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वाई क्या बनेगा, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया से एनिलिन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होता है, यू नो दैट।
तो यहाँ अगला जो कंपाउंड बनेगा वही वो क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेटा फॉर्मूले को लेकर कभी कोई दिक्कत कभी नहीं रहनी चाहिए, वरना आपका बेस ही वीक होगा, आप नेम रिएक्शन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बोर्ड के पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इन बातों को अच्छे से समझिए। फिर अगला दे रखा था कि ये जो वाई है ये इसका निकल एल्यूमिनियम और क्षार की उपस्थिति में इसका अपचन होता है, 2H लिखा हुआ था कॉपी में, आप देखिए। तो जेड क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बेंजीन बनेगा। और इस बेंजीन का आगे अपन Cl2 से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, BHC अपने को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अपन इस रिएक्शन को अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। क्लियर, आई होप आपके क्वेश्चंस राइट होंगे। उसके बाद बेटा अपन जो है अपना नया चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी बच्चे इसको अच्छे से समझेंगे और इनको आप अच्छे से करेंगे इन क्वेश्चंस को, और बार बार वीडियोस को देखेंगे। किसी वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट है, नेम रिएक्शन आपको बता दिया गया है, आप सभी बच्चे उस वीडियो को बार बार देखें। उसके बाद देखिए बेटा अगला अपना लेसन शुरू करते हैं। आपका कुछ रह न जाए तो इक्वेशन के बाद का अपन एक चैप्टर ऐसा लेते हैं जिसमें थ्योरेटिकल इजी सा चैप्टर है। किसी बच्चे का पीछे का वर्क रह गया तो उसको भी वो कवर कर लेगा, और इस चैप्टर को भी इजी सा चैप्टर है अपना बहुलक पॉलीमर। इसको आज अपन शुरू कर रहे हैं, जिसका अंक भार कितना है, 3 मार्क्स का चैप्टर होगा बेटा। आपको सबसे पहले मैंने सिलेबस शुरू करने से पहले आपको यही नोट करवाया था। देखिए पॉलीमर क्या है, सबसे पहले परिचय लेते हैं। पॉलीमर जो दो शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, पॉली और मर। पॉली का अर्थ है मैनी और मर का अर्थ है पार्ट और सिंगल यूनिट। अर्थात ऐसा कोई पदार्थ जिसके बहुत सारे भाग हो, अनेक हिस्से हों, वो पदार्थ बहुलक, जिसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीमर क्या हुए, बड़े अणु हुए जिनका निर्माण छोटे छोटे समान या असमान व सरल अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है। तो परिभाषा बन ले बहुलक की, तो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले पदार्थ जिनका निर्माण समान या असमान छोटे व सरल अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है, बहुलक कहलाते हैं। देखिए बेटा छोटे 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 बहुत छोटे छोटे सरल अणु समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा, सह संयोजक बंध के द्वारा या वांडरवाल्स बंध के द्वारा जुड़कर और उस आणविक द्रव्यमान वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीमर। क्या बोलते हैं बेटा, बहुलक। इन छोटे छोटे सरल व समान अथवा भिन्न छोटे अणुओं को बोलते हैं एकलक, मोनोमर। और एकलक अणुओं के परस्पर जुड़कर बहुलक निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है पॉलीमेरिसेशन, बहुलीकरण। छोटी छोटी डेफिनेशन है, क्या बोल गया मैं, पॉलीमर परिभाषा, एकलक के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति और एकलकों के परस्पर जुड़कर बहुलक निर्माण की प्रक्रिया बहुलीकरण या बहुलकन। बहुलीकरण या बहुलकन, एनसीईआरटी की बुक में यही वर्ड बहुलकन मिलेगा, बाकी इंग्लिश का एक ही वर्ड है पॉलीमेरिसेशन। तो उस आणविक द्रव्यमान वाले ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण समान अथवा असमान छोटे व सरल अणुओं के आपस में जुड़ने से होता है, बहुलक कहलाते हैं। इन्हें वृहद अणु भी कहते हैं। उदाहरण लेना चाहिए इनके अपन पॉलीमर के, डेली लाइफ के लेते हैं बेटा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आप जनरल साइंस में पढ़ के हैं और बायोलॉजी के बच्चे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, बेकेलाइट, पॉलीथीन,
पॉलीवाइनिल क्लोराइड एटसेट्रा। इस चैप्टर में काफ़ी एग्जाम्पल आएंगे, आगे अपन खूब सारे पढ़ेंगे इनके बारे में सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च, सेलुलोज, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी, ये सभी क्या है, बहुलकों के उदाहरण हैं। अब बात आती है कि प्रयोगशाला में सबसे पहला बहुलक कौन सा बना था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कंपटीशन से। कुछ बच्चे ये कमेंट्स करते हैं कि 12th के अलावा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी कुछ थोड़ा बहुत आपको बताया जाए, केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जा रहा। मतलब 12th का बेटा पहले तो ये हमें मैनेज करके, टाइमिंग को मैनेज करके, आप सभी की दिक्कत, आपकी गार्जियन की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए वीडियोज़ को छोटा और इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं काफ़ी इम्प्रूव करके आपको टाइमली आपको मैटर वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि आप रेगुलर पढ़ें, जिससे ये जो काम है आपको जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है अलग अलग सब्जेक्ट में आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। प्रयोगशाला में सबसे पहला निर्मित बहुलक कौन सा था। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। जैसे मैं एक थ्योरेटिकली इक्वेशन लूँ कि n एकलक अणुओं की संख्या n है, n को बोलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए, बहुलीकरण की मात्रा, डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण की मात्रा। बहुलक निर्माण में भाग लेने वाले एकलक अणुओं की संख्या, बहुलीकरण की मात्रा, डिग्री ऑफ पॉलीमेराइजेशन कहलाती है। मान लो n परमाणु एकलक के भाग लिए और बहुलक बना रहे हैं बेटा। अभी इस बहुलक की स्ट्रक्चर को अपन डिनोटेट करें तो इस प्रकार से दर्शाएंगे कि एकलक अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा, वैन डर वाल्स बंध के द्वारा, सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़कर और बहुलक का निर्माण अपन करते हैं यहाँ, जिसके अपन यहाँ एकलक भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं अपन, एकलक। कि एकलक जो होंगे n अणु आपस में जुड़कर बहुलक बना लेंगे। तो बेटा आपको कोई पूछे बहुलक की संरचना कैसे दर्शाएंगे तो इस तरह से दर्शा देंगे बेटा। आगे ये चीज, ये पॉइंट आपके काफी काम आएगा कि एकलक में दोनों तरफ ऐसी इकाइयां बहुत सारी आपस में जुड़ेंगी और बहुलक का निर्माण करेंगी। उस आणविक द्रव्यमान वाले वृहद अणु का निर्माण करेंगे जिसको क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं बेटा। अब बात आती है कि एकलक अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 के बराबर या इससे अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकलक अणुओं की संख्या 100 या 100 के ज्यादा होती है तभी उस आणविक द्रव्यमान वाला जो पदार्थ बना उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, बहुलक बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एकलक और बहुलकों के अपन एग्जाम्पल लेते हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से बेटा अपन समझते हैं कि कौन कौन से एकलक है और कौन कौन से बहुलक है। एकलक, बहुलक, देखिए बेटा, जैसे ग्लूकोज सभी जानते हैं, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर अपने सिलेबस में, इसके बाद उसमें अपन पढ़ेंगे। ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड है। मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो अपन डेली लाइफ में और जनरल साइंस में पीछे की क्लासेज में अपन पढ़ गए हैं। ऐसे ही एथीन है, ऐसे ही अपन स्टाइरीन है, ऐसे अपन और एग्जाम्पल लेना चाहिए वाइनिल क्लोराइड है। बेटा ये सारे के सारे क्या है, एकलक है। अब इनके n अणुओं के जुड़ने से ग्लूकोज से बनेगा आपका स्टार्च, अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ऐसे सेलुलोज, एमिनो अम्लों की n इकाई आपस में जुड़े तो बने वृहद अणु, बहुलक का नाम क्या होगा, प्रोटीन। ऐसे आपका न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता, बायोलॉजी में जनरल साइंस में पढ़ गए हो पीछे। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक वृहद अणु है, बड़ा अणु है, तो क्या कहलाएगा, ये बहुलक का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही एथीन है, इनकी n इकाई आपस में जुड़े तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है।
ऐसे स्टाइरीन इकाइयाँ, एन इकाइयाँ जुड़े तो जुड़े उनके जुड़ने से बनेगा बहुलक पॉलीस्टाइरीन। ऐसे ही आपको वाइनिल क्लोराइड है, प्रयोगशाला में बना हुआ पहला बहुलक वो है वाइनिल क्लोराइड, मतलब एकलक एन इकाइयों के जुड़ने से बना पहला बहुलक जिसका नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो बेटा ये तो सारे एकलक हो गए जिनकी एन इकाइयाँ आपस में बहुलीकृत होकर बहुलकन की प्रक्रिया द्वारा बहुलक का निर्माण करती हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बेटा सारा जो खेल है दुनिया में इंटरेस्ट का ही है। आपका इंटरेस्ट, जिस इंसान का इंटरेस्ट बेटर होता है, कुछ करने का जुनून होता है, वो आदमी बहुत अच्छा करता है अपनी लाइफ में, और जिसमें उमंग उत्साह नहीं होता है वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नहीं प्राप्त करता। चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब अपन केमिकली इक्वेशन के एग्जांपल लेते हैं। ये बेटा एथीन है। एथीन क्या है? अपन जो बहुलक बना रहे हैं उसका एकलक है, मोनोमर है। एन इकाइयाँ आपस में जुड़ी ऑक्सीजन और ऊंचे दाब, इन कंडीशन में ये जुड़ी, और इससे मैंने भी बताया था आपको। देखिए बेटा बहुलक की संरचना बनानी हो, एकलक को ऐसे ब्रैकेट में लिखे और एन इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं हाइड्रोजन बंध, सहसंयोजक बंध या वान डेर वाल्स बंध के द्वारा। तो डबल बॉन्ड है वो खुल जाएगा, और पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है वो खुल जाएगा। इस कार्बन की एक वैलेंसी इंक्रीज होगी, इसकी भी इंक्रीज होगी। ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़कर और एक बड़े अणु का निर्माण करती है जिसको बहुलक कहते हैं। और इस बहुलक को अपन ऐसे डिनोटेट करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी इधर शो कर देंगे और अगले कार्बन की इधर शो कर देंगे, बिकॉज ऑफ अपन जानते हैं कि कार्बन क्या होता है? चतुसंयोजी तत्व होता है। तो इस प्रकार देखिए डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और बहुलक को इस तरह से दर्शाएंगे। ये पॉइंट कि किसी बहुलक की संरचना द्वारा आपसे एग्जाम में एकलक के बारे में पूछा जाए तो बिल्कुल इजी वे में बता सकते हैं। पॉली हटाइए, एथीन बचा, एथीन क्या हुआ? पॉलीथीन का एकलक हुआ। तो एथीन की एन इकाइयाँ इन कंडीशन में आपस में बहुलीकृत होकर एक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले बहुलक का निर्माण करती हैं जिसे पॉलीथीन कहते हैं। अपन ऐसा ही और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ये एन इकाई है, बोले बेटा ये क्या है, कौन सा कंपाउंड है? अपन ने अभी जो चैप्टर पूरा किया 10 का, उसमें आपको बताया, मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूं तो कौन सा ग्रुप बन गया? वाइनिलिक समूह है, और Cl जोड़ दिया, वाइनिल क्लोराइड। ध्यान देना कुछ बेटा। अब देखिए एक चैप्टर की बातें दूसरे चैप्टर में अच्छे से काम आ रही है, आपकी कॉन्सेप्ट बेटर है, आपका रिजल्ट 101% बेटर ही आएगा, नो डाउट। एन इकाई आपस में जुड़ती हैं और इनके बहुलीकरण से, और यहाँ भी पाई बॉन्ड खुल जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई, CH2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये स्ट्रक्चर कौन से बहुलक की है? PVC। तो ये क्या है? वाइनिल क्लोराइड, जो क्या है बेटा? एकलक किसका? PVC का। और ये क्या है? बहुलक। इस प्रकार से अपन एकलकों के द्वारा बहुलकों के बनने के बारे में अपन पढ़ सकते हैं। फिर देखिए बेटा सामान्य भाषा में बहुलक को प्लास्टिक कहते हैं। और अगली वेरी इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान होता है 10⁻³ से 10⁻7 अनफील्ड मास एकीकृत द्रव्यमान होता है, या इसकी जगह अपन AMU भी यूज कर सकते हैं। 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। बेटा मैं हर कॉन्सेप्ट को कौन से चैप्टर में और कौन सी क्लास में पढ़ा है आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, पीछे की वीडियो में बताया मैंने। तो बहुलक का निर्माण करने वाली इकाइयों को क्या बोलते हैं? एकलक। एकलकों की संख्या कितनी होनी चाहिए बहुलक बनाने के लिए? 100 या 100 से ज़्यादा। बहुलक में एकलक इकाइयाँ कौन से बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं? हाइड्रोजन बंध, वान डेर वाल्स बंध या सहसंयोजक बंध द्वारा। बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 10⁻³ से 10⁻7। देखो अलग अलग बहुलकों का आणविक द्रव्यमान अलग अलग होता है, अतः उसे एवरेज में डिनोटेट करते हैं कि इस प्राश के अंदर, इस रेंज में बहुलकों का आणविक द्रव्यमान होता है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा कि मोनोमर और पॉलीमर में क्या अंतर होता है? एकलक व बहुलकों में क्या अंतर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जिसके बारे में आप जो रेफरेंस बुक है उनके अंदर भी आप इनके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड बढ़िया मैटर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, द बेस्ट। लेकिन आपके लिए तब ये काम यूजफुल होगा जब आप इस पर काम करेंगे। सॉल्यूशन बेटा मैं बता रहा हूँ, एकलक छोटा अणु होता है, बहुलक बड़ा अणु होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एकलक में का आणविक द्रव्यमान कम होता है, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। तीसरा पॉइंट, एकलक जो होते हैं उनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जबकि बहुलकों में एकलक इकाइयों के मध्य हाइड्रोजन बंध, वान डेर वाल्स बंध, कोवलेंट बॉन्ड ये उपस्थित होता है। ऐसे अपन 4 नंबर पॉइंट करना चाहिए कि एकलक एक सिंगल यूनिट है, जबकि बहुलक एक बड़ा अणु है। फिर इनके एग्जांपल दे दीजिए, एकलक और बहुलक के, ये 5वां अंतर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन कि सभी बहुलक वृहद अणु होते हैं। बहुलकों को, पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल या वृहद अणु कहा जाता है, बड़े अणु हैं। किंतु सभी वृहद अणुओं को का पॉलीमर होना आवश्यक नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुलकों को वृहद अणु कहते हैं, किंतु सभी वृहद अणुओं का बहुलक होना आवश्यक नहीं। समझाइए, एक्सप्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी सीधी सी बात है, बहुलकों की छोटी इकाइयां होती हैं एकलक, जबकि वृहद अणु वो वृहद अणु जिनके छोटी इकाइयां नहीं होती, उन वृहद अणुओं को बहुलक नहीं कहा जाता। बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट बात बता रहा हूं। जिन वृहद अणुओं के छोटे सिंगल यूनिट नहीं होती वो वृहद अणु है, बहुलक नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, प्रोटीन और क्लोरोफिल। प्रोटीन और क्लोरोफिल, प्रोटीन की छोटी इकाइयां हैं कौन? एमिनो एसिड। अर्थात प्रोटीन का एकलक कौन होगा? एमिनो अम्ल। मगर क्लोरोफिल की छोटी कोई यूनिट नहीं होती है, तो क्लोरोफिल एक वृहद अणु है, बहुलक नहीं। बट प्रोटीन वृहद अणु भी है और बहुलक भी है। तो इस एग्जांपल से इस बात को आप क्लियरली समझ लेंगे बेटा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बेटर करो, हार्ड वर्क करो, रेगुलर वीडियोस देखो, तभी तो नरेश जांगीड़ जाते वक्त पुनः आपसे कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।